और बीजेपी जिस तरह से पिछले 45 वर्षों से लगातार आगे बढ़ रही है, तो आज बीजेपी का स्थापना दिवस है, तो बीजेपी के विषय पर ही आज हमारा विशेष चर्चा का विषय है। विशेष आज हमारा है बीजेपी एट 45 संकल्प से सिद्धि तक। बीजेपी एट 45 संकल्प से सिद्धि तक, ये आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं समीर चौगांवकर, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, और उसके साथ ही साथ हमारे संवाददाता निशांत राय भी हमारे साथ जुड़ेंगे और जानकारी लेंगे उनसे कि किस तरह से आज के कार्यक्रम हुए हैं और बीजेपी का आगे का क्या एजेंडा है। निशांत के पास चलते हैं। समीर जी, आपका स्वागत है। निशांत, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले निशांत, आपसे समझना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के विषय में, किस तरह से देश भर में मनाया बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस, और इसके साथ ही साथ बीजेपी का ये कार्यशैली रही है कि वो हमेशा कार्यकर्ताओं को व्यस्त भी रखती है और साथ ही साथ उनको एक नया जो एजेंडा है वो देती रहती है। अब कौन सा संकल्प बीजेपी के कार्यकर्ताओं को दिया गया है? आने वाले क्या रोड्स अहेड हैं बीजेपी के लिए? देखिए, बीजेपी का स्थापना दिवस आज रहा है और बीजेपी की सबसे बड़ी खासियत 2014 के बाद से जो बड़ा चेंज आया है, या ये कह लें जब अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए तो एक चेंज आया कि कार्यकर्ताओं को लगातार सामाजिक सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दों पर लगाया जाता है और कार्यकर्ताओं को नए नए कार्य दिए जाते हैं जिससे वो पार्टी से, आम लोगों से, दोनों तरफ से कनेक्ट रहे। और इसी के चलते आज पहले तो देश भर में बीजेपी ने अपना स्थापना दिवस मनाया और अब इसके बाद से लगातार कार्यक्रम चलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है बाबा साहब की जयंती से 25 अप्रैल तक का जो कार्यक्रम होना है, बीजेपी संवैधानिक दिवस के रूप में उसे मनाएगी और संविधान को लेकर बीजेपी ने जो काम किए हैं वो आम जनमानस तक पहुंचाने की कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी है। इसके अलावा जो विपक्षी दल है उन्होंने किस तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ किया है और समय रहते उन्होंने ताकत का जो संविधान के लिए गलत इस्तेमाल किया, बीजेपी के कार्यकर्ता जनता तक पहुंचाने का काम करेंगे। इससे पहले अगर 14 अप्रैल से पहले की बात की जाए तो बीजेपी झंडा फहराना, संगोष्ठी करना, इसके अलावा जगह जगह ब्लड डोनेशन कैंप, तमाम वो सामाजिक कार्य बीजेपी के कार्यकर्ता करेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है बस्ती चलो अभियान। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को टारगेट दिया गया है कि 1 लाख बस्ती उनको पहुंचना है और बस्तियों में जाकर जो निचला तबका है उससे बातचीत करनी है, उसकी समस्या जाननी है। इसके साथ साथ अगर आज की बात करें तो आज बीजेपी के जितने वरिष्ठ नेता थे, जो जनसंघ के जमाने के लोग थे, उनसे मुलाकात करने को उनको कहा गया, उनकी एक्सपीरियंस जानने को उनसे कहा गया और नई सरकार से वो किस तरीके की उम्मीद रखते हैं, भविष्य के विजन को किस तरीके से वो देखना चाहते हैं, उनसे चर्चा की जाए। और भाजपा की जो कार्य प्रणाली, खासकर अमित शाह जी के बाद हम देखें जेपी नड्डा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं उसके बाद से काफी बड़ा बदलाव हमें देखने को मिला है, क्योंकि कार्यकर्ताओं को जहां अतीत से सबक लेने की बात कही जाती है वहीं वर्तमान में आम लोगों से मिलने की बात कही जाती है और 2047 का संकल्प दिलाया जाता है कि विकसित भारत में आप लोगों की महत्वपूर्ण योगदान रहना चाहिए और यही भाजपा की सबसे बड़ी ताकत है फिलहाल। बिल्कुल बिल्कुल। तो लॉन्ग टर्म गोल्स पर भी बात करेंगे आपसे कि क्या लॉन्ग टर्म गोल हैं बीजेपी के। और जैसा कि आपने कहा कि जेपी नड्डा का आपने उल्लेख किया, अमित शाह का उल्लेख किया, अध्यक्ष के तौर पर किस तरह से वो आए, तो अभी वर्तमान में भी नए अध्यक्ष का इंतजार किया जा रहा है, उस पर भी कुछ प्रकाश शायद समीर चौगांवकर जी डालें। लेकिन समीर जी, मैं ये समझना चाहूँगा आपसे, जब हम बीजेपी की बात करते हैं, एक जिसके विषय में कहा जाता है पार्टी विद द डिफरेंस, क्या डिफरेंस आपको नज़र आता है? आपने इतने करीब से इस पार्टी की गतिविधियों को कवर भी किया है, देखा है, सुना है, समझा है, जाना है, कैसे इसका आकलन करेंगे? क्योंकि सफलता की राह पर तो ये चल ही रही है, लेकिन ये हासिल कैसे हुई? देखिए, अगर मैं देखूं अपने जीवन में जितना भारतीय जनता पार्टी को कवर किया और समझा है, तो भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी ताकत उसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का होना है। संघ उसकी सबसे बड़ी ताकत है, वैचारिक ताकत है संघ, और कार्यकर्ताओं के रूप में संघ अपने स्वयंसेवकों को भेजता है और संघ के स्वयंसेवकों प्रचारक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में दिन रात काम करते हुए भारतीय जनता पार्टी की बड़ी ताकत रहा है। लेकिन 2014 के बाद अगर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा चेहरा मिला जो घर घर पहुंचा और हर घर में जिसकी स्वीकारता बनी। हालांकि संघ तो पहले भी था, 1925 में संघ बन गया, उसके बाद 1951 में भारतीय जनसंघ बना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जैसे लोग उसके साथ थे। 77 में सरकार में आती है, जब दोहरी सदस्यता की बात आती है तो 80 में भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है और 80 के बाद अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 18 साल में केंद्र में सरकार में भारतीय जनता पार्टी की आ जाना, 80 में बनती है और 98 में सरकार में आती है। पहली बार 13 दिन के लिए सरकार बनाते हैं अटल जी, फिर 13 महीने के लिए बनाते हैं, फिर 5 साल 4 महीने के लिए सरकार बनाते हैं। और मुझे लगता है कि जो कार्यकर्ताओं का
संगठन के प्रति समर्पण है, संगठन सर्वोपरि है, जो मुझे लगता है वो सबसे बड़ी ताकत है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस तरीके से एक अनुशासित पार्टी को डेवलप किया है, अमित शाह की इसमें बड़ी भूमिका रही है। दरअसल ये समझना चाह रहे हैं कि संगठन तो दूसरे दलों में भी है, लेकिन ऐसा क्या खास है कि सफलता की राह पर चलती जा रही है लगातार? क्या इसकी नीतियां हैं, नियत है, कार्यकर्ताओं का साथ है, कार्यकर्ताओं को जोड़े रखना? ये सब कहना आसान है, लेकिन उसको फॉलो करना। जी जी, देखिए जी, दो ही राष्ट्रीय दल अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस तो 1885 में बनी थी, आज 140 साल कांग्रेस को बन के होगा, 140 बाद आज कांग्रेस का है। वो इसलिए हुए कि परिवारवाद कांग्रेस के अंदर हावी रहा, हमेशा परिवार की बात रही। जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी आती, इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी आती है, उसके बाद राहुल गांधी और अब प्रियंका गांधी। तो पूरा कांग्रेस गांधी परिवार के हाथ में रहा। कैडर बेस्ड पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी। आप अगर देखेंगे तो अटल बिहारी वाजपेयी 1980 में अध्यक्ष बनते, फिर आडवाणी बनते, फिर मुरली मनोहर जोशी बनते, फिर आप देखिए फिर आडवाणी बनते, फिर कुशाभाऊ ठाकरे बनते, फिर जना कृष्णमूर्ति बनते, बंगारू लक्ष्मण बनते, वेंकैया नायडू बनते, नितिन गडकरी बनते, राजनाथ सिंह बनते, अमित शाह बनते, जेपी नड्डा बनते। तो आप 45 साल के अंदर अगर आप देखेंगे तो 10 भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बन चुके हैं। इतना लोकतांत्रिक पार्टी के अंदर कि एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, नितिन गडकरी जैसा कार्यकर्ता जो दरी बिछाता हो, ना कृष्णमूर्ति जैसे, बंगाल लक्ष्मण जैसे लोग पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर संभव है। तो जो डिसिप्लिन है, लोकतांत्रिक है, पार्टी के अंदर सबकी सुनी जाती है और उसके बाद पार्टी के हित में जो होता है वो निर्णय लिया जाता है। मुझे लगता है ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी खूबी है, सबसे बड़ी खूबी है। और जो भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जाता है कि चाल, चरित्र और चेहरा, मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की चाल सबसे अलग है, चरित्र भारतीय जनता पार्टी का संगठन के प्रति समर्पित है, और चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पास है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि यह किसी पार्टी के पास नहीं, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे अनुशासित पार्टी बन गई है। और जी, एक चीज मैं समझना चाहूंगा, चुनौतियां, क्योंकि संगठन के सामने, दल के सामने चुनौतियां हमेशा रहती हैं। क्या चुनौतियां आपको नजर आ रही हैं अभी? देखिए, मुझे लगता है कि जो दल जितना बड़ा होता है उसके सामने चुनौतियां उतनी बड़ी बनती चली जाती है, क्योंकि हम भारतीय जनता पार्टी से भी उम्मीद करते हैं कि तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने देश के, तो आने वाले समय भारतीय जनता पार्टी पूरे देश के सभी राज्यों में, बंगाल में भी सरकार में लौटे। लेकिन उसके साथ पार्टी को अनुशासित रहना, प्रधानमंत्री मोदी की केंद्र की योजना है वो घर घर तक कार्यकर्ता पहुंचाए। प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि हम राम से राज्य और देव से देश की सेवा का जो हमारा संकल्प है, मुझे लग रहा है कि वही सबसे महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं के लिए संदेश है कि आप राम से राज्य के तब चलिए और देव से देश की सेवा करिए और समर्पित भाव से कार्यकर्ता के रूप में काम कीजिए। और मुझे लगता है मोदी है तो मुमकिन है, और संघ का संगठन भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो नए अध्यक्ष जो भी आएंगे भारतीय जनता पार्टी के, वो उसी पद चिन्हों पर चलेंगे जो 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी ने रखी थी और 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी आगे लेकर गई थी। बिल्कुल, और जब इस देश में तमाम पार्टियों के साथ में परिवारवाद की बात होती है निशांत, तो जाहिर तौर पर ये किसी को पता नहीं है कि अगला अध्यक्ष कौन होगा। आने वाला जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं वो भी कार्यकर्ताओं के लिए, पार्टी के लिए सेट कर दिया है प्रधानमंत्री ने और पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है उसने, तो उस पर लगातार आगे चल रहे हैं, चूंकि नीयत साफ है, नीति साफ है और चेहरा, जैसा कि कहा अभी चौंगावकर जी ने कि चेहरा भी एक प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी के रूप में पार्टी के पास है, तो जाहिर तौर पर वो अभी जो उसका प्रगति पथ है उस पर कुलाचे ले रही है। बहुत शुक्रिया निशांत आपका भी और सबीर चौंगावकर जी आपका भी इस चर्चा में जोड़ने के लिए।